नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय मैंने रखा है वो रखा है भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शिक्षा के विकास में भारत में कौन कौन से आयोग आए, कौन कौन सी समिति आई, तो इसी पे आज का वीडियो रहेगा। इसमें हम एक ओवरव्यू करेंगे सभी कमीशंस का, समिति का, आयोगों का, और उनको जो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा वो मैं अलग अलग से हर एक कमीशन, हर एक समिति का बनाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी डीपली क्वेश्चन और डेप्थ में पूछा जाता है, तो उनका अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सर्वप्रथम बारन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की शुरुआत की। उसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई विलियम जोन्स जी के द्वारा। यह क्या करता था, यह पुराने जो संस्कृत लिटरेचर के ग्रंथ जो थे उनको ट्रांसलेट का काम करता था और उसके आधार पर इतिहास निर्माण का काम करता था। उसके बाद सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई सैनिक अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए। हालांकि यह 1802 में बंद हो गया और इसके स्थान पर 1806 में इंग्लैंड में हेल्सबरी कॉलेज की स्थापना की, जिसमें कि जो काम फोर्ट विलियम कॉलेज में किया जाता था, सैनिक जो अधिकारी होते थे उनको प्रशिक्षण का वो किया जाने लगा। उसके बाद सर्वप्रथम अगर भारतीय शिक्षा पे सरकार का जो ध्यान आया वो 1813 का चार्टर जो आया, चार्टर एक्ट 1813 में, उसमें शिक्षा के लिए ये प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया शिक्षा का विकास। तो 1835 तक भारत में अंग्रेजों के दो गुट हो गए कि शिक्षा का विकास जो है वो किस तरह से किया जाए। एक था ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादी, एक था पाश्चात्यवादी। अब आपको कंफ्यूजन होता हो कि प्राच्यवादी क्या है, ये पाश्चात्यवादी, ये दो क्या प्रॉब्लम है, क्या टर्म्स है। देखो, प्राच्यवादी जो कहलाए वो वे लोग कहलाए जो कि भारत में शिक्षा के लिए भारत के जो संस्कृत ग्रंथ थे, भारतीय भाषाओं के समर्थक थे, यहाँ की विरासत के समर्थक थे, वो लोग प्राच्यवादी कहलाए। और पाश्चात्यवादी वो लोग कहलाए जो कि भारत में शिक्षा का विकास तो करना चाहते थे, मगर वो यूरोपीय शिक्षा को भारत में अपनाना चाहते थे। साथ में इसमें इंग्लिश भाषा को भारत में शिक्षा का मीडियम बनाना चाहते थे। इसमें सबसे प्रमुख जो था वो था लॉर्ड मैकॉले। तो इस पे सवाल उठा कि शिक्षा का विकास अब पाश्चात्य और प्राच्यवादियों के बीच जब टकरार हुई तो इसमें एक सिद्धांत आता है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। ये क्या थी? ये थी कि जो उच्च वर्ग है, एलाइट क्लास है, उसको शिक्षित किया जाएगा और उसी से जो मीडियम क्लास के लोग आते हैं वो उसी से शिक्षा ग्रहण करेंगे, यानी कि स्टेप टू स्टेप शिक्षा का विकास होगा। जो डायरेक्ट शिक्षा जो दी जाएगी प्रत्यक्ष तौर पे वो उच्च वर्ग को दी जाएगी, उसी से उससे नीचे वाला मध्यम वर्ग सीखेगा, मध्यम वर्ग से फिर आगे लो क्लास लोग सीखेंगे। तो इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। उसके बाद शिक्षा के लिए भारत में सबसे प्रथम जो एक डिस्पैच आया 19 जुलाई 1854 को, चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें कुल मिला के 100 जो प्रस्ताव रखे गए, पहली बार इतनी विस्तृत योजना शिक्षा पे बनाई गई। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण इसका एक बिंदु आता था वो था वर्नाकुलर हाई स्कूल। ये मतलब पहला शिक्षा पे एक इतने 100 अनुच्छेद प्रस्तावों का एक प्रावधान था। उसके बाद जो दूसरा आया वो आया हंटर आयोग, 1882-1883 के आसपास आया। और इसमें इस आयोग में कुल 20 मेंबर थे और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राथमिक शिक्षा का विकास करना था। हालांकि इसने माध्यमिक और हायर एजुकेशन में भी कुछ अपने सुझाव दिए, सुझाव भले दिए, पर इसका जो मूल उद्देश्य इसको जिसके लिए बनाया गया था वो था प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद आपका अगला आयोग आता है थॉमस रैले आयोग, जो कि 1902 में आया।
इसमें लगभग 150 प्रस्ताव थे और इस आयोग में इसी के आधार पर 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बना और जिसमें प्रथम बार 2 भारतीयों को जगह दी गई, जिसमें पहले का नाम था सैयद हुसैन बिन ग्रामी और दूसरे का नाम था जस्टिस गुरदास बनर्जी, जो कि 2 भारतीयों को इस आयोग में स्थान दिया गया। हालांकि इसकी हम डिटेल में, मैंने बोला कि चर्चा करेंगे। हर आयोग के लगभग 8-10 ऐसे बिंदु है जिससे जो बड़े एग्जाम है उनमें डेप्थ में उनके आने के, उनमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, तो हम डिटेल में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ कि कौन से आयोग आए, कैसे आए और उसके बाद कौन सा आयोग आया। आप थोड़ा सा ये इसमें आयोग और उसका समय का पता चलेगा कि किस समय वो आयोग आए। तो जो थॉमस रैले आयोग था उसी के सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड कर्जन जो उस टाइम के वायसराय थे, उन्होंने 1904 में प्रथम बार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित किया, जिसके द्वारा उन्होंने जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनको नियंत्रण में लाने की कोशिश की। उन्होंने हर कॉलेज में बंदिशें लगाई। कहा जाता है कि उस समय भारत में जो कॉलेज और विश्वविद्यालय थे वो दुनिया के सबसे ज़्यादा सरकारी नियंत्रण वाले कॉलेज और विश्वविद्यालय बन गए थे, जिसकी बाद में बहुत निंदा भी हुई कि इस तरह का नहीं करना चाहिए था। उसके बाद 1913 में एक प्रस्ताव रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा सभी को दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा के तौर पर ये निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो जो कि हालांकि हवाई योजना ही साबित हुई, ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद 1917 में 17 to 19 एक और आयोग आया जिसका नाम था सेल्डर आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे वो माइकल सेल्डर, लीड्स यूनिवर्सिटी है लंदन इंग्लैंड में, उसके वीसी थे, वाइस चांसलर थे, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया। तो ये आयोग है। उसके बाद आपको पता है कि 1919 के आसपास द्वैध शासन वगैरह जो चला था, उसमें शिक्षा का विकास प्रांतों पे छोड़ दिया गया था। ऐसे में सिर्फ एक समिति आई, जो कि एक समिति आई हार्टोग समिति, ये 1929 में आई 1929। तो इसने शिक्षा को उसमें कुछ प्रस्ताव दिए। उसके बाद जो अगली शिक्षा पे कोई पहल हुई वो थी 1937 की वर्धा योजना। इसको मौलिक शिक्षा के नाम से भी जाना जा सकता है। ये जो योजना थी वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहले महात्मा गांधी ने किसी अखबार वगैरह में अपने विचारों को शिक्षा पर रखा था, तो उसी पे बाद में ये समिति आई जिसमें कि कुछ प्राथमिक कार्य और हस्तशिल्प वगैरह कार्य वगैरह इसमें इंक्लूड थे। उसके बाद जो आयोग आया वो आया आपका आयोग, या ये आयोग नहीं, एक योजना प्रस्ताव थी जो 1944 में आया, सार्जेंट योजना थी ये। उसके बाद नेक्स्ट जो आयोग आया वो इंडिपेंडेंट इंडिया में आया, जो कि जिसका नाम था राधा कृष्णन नियोग। राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन थे, क्या ये कोई नेता थे, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे या शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऐसे से आपको मतलब एक जीके का क्वेश्चन भी और आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आयोग आया वो आया 1964 to 1966, जिसका नाम था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था। इसने यूनेस्को के मेंबरों से भी सहायता ली थी और इसी आयोग ने जो सिफारिशें आगे पेश की उसी के बेस पे भारत में प्रथम बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें विभिन्न जो बिंदु रखे गए वो मैं इसकी विशेष वीडियो, स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई, के.सी. पंत जी के उस टाइम मार्गदर्शन में आई। वो उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई, एक
महत्वपूर्ण बिंदु ना आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का हम सभी इस्तेमाल करते थे, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसका एक प्रावधान था। और जो त्रिभाषीय फार्मूला था, त्रिभाषीय मतलब हिंदी अंग्रेजी के साथ एक क्षेत्रीय भाषा का फार्मूला था, वो 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें उसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। इसके बाद छोटे मोटे ऐसे विकास होते रहे, जिसमें कि राममूर्ति समिति आई 1990 में, शायद हाँ 1990 में, और जिसमें कि नवोदय विद्यालय, जो आजकल हम सुनते हैं कि नवोदय विद्यालय के लिए छोटे बच्चों को फिफ्थ क्लास के बाद पेपर होता है कि वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनके पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है। तो ये इसी राममूर्ति समिति का एक प्रस्ताव था, एक महत्वपूर्ण बिंदु था। उसके बाद यशपाल समिति आई 2008 में। इसने क्या किया कि उसमें जो डीम्ड विश्वविद्यालय थे उनको समाप्त करने की बात कही थी। डीम्ड विश्वविद्यालय एक किस्म के कोऑपरेटिव होते हैं, ये प्राइवेट और सरकारी एक मिक्स दोनों का इसमें सहयोग रहता है, उस प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं। हालांकि आजकल भी है, पंजाब में भी है, शायद थापर यूनिवर्सिटी है कि उस तरह का कुछ नाम है डीम्स में, उस तरह का विश्वविद्यालय है ये, वो भी इसी तरह डीम्स की तरह ही काम करते हैं। ये उसमें जो यशपाल समिति थी उन्होंने इनको समाप्त करने की ये सिफारिश लगी थी। उसके बाद आप सभी को पता है कि एक हमारे सामने एक महत्वपूर्ण एजुकेशन पॉलिसी आई। आप सोचिए और कमेंट कीजिए कि कौन सी आई। ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या प्रावधान थे उनको मैं विस्तृत तौर पे हर आयोग, हर समिति का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रावधान रहे, क्या इसमें महत्वपूर्ण था। क्योंकि इन जो समितियों ने जो प्रस्ताव रखे उनको विभिन्न एग्जामों में बड़ी डेप्थ में पूछा जाता है, खासकर जो बड़े एग्जाम है जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये शिक्षा का विकास, ये यूजीसी नेट के पेपर 1 के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बीएड के एंट्रांस में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये विभिन्न एग्जामों में इसका एक अलग अलग रेलिवेंसी है, तो इसलिए इनको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप सभी लोग इसी तरह का प्यार बनाए रखें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ मन में कोई डाउट्स उत्पन्न होता है तो आप कमेंट में मेंशन करें, कोई सुझाव देना चाहते हैं मेंशन करें, आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं उसको भी मेंशन करें। बाकी मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट वीडियो में करता रहूँगा। अभी नया हूँ तो साथ साथ में चीज़ें सीख भी रहा हूँ, तो इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी जय हिंद, धन्यवाद।